नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम 17 और 18 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। ये जो हमारा वीडियो रहता है इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर पर डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा वीडियो करंट अफेयर एनालिसिस का हमारे द्वारा शाम के समय अपलोड किया जाता है। वहाँ पर किसी भी मुद्दे की एक 360 डिग्री कवरेज हमारे द्वारा की जाती है। वो जो करंट अफेयर का एनालिसिस है वो आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू की स्टेज पर भी काफ़ी हेल्प करेगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप अपने करंट अफेयर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले प्रीलिम्स डायरी वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो आने वाले टॉपिक हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। और फिर आपको करंट अफेयर एनालिसिस का वीडियो देखना चाहिए जो किसी भी टॉपिक के बारे में आपकी समझ को विकसित करता है। एक दिन में 2 वीडियो देखने का टारगेट आप रखिए, कंसिस्टेंटली इनको फॉलो कीजिए। अगर आप लगातार इन वीडियोस को देखेंगे तो एक समय के बाद आप पाएंगे कि आपकी समझ में एक बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आप टॉपिक्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगे हैं, चीज़ों को इंटरलिंक करना सीख गए हैं। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल हमारे रिलेशन है या फिर इकोनॉमिक्स है या फिर आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, इनके मुद्दों की समझ आपको और बेहतर हो गई है। आप चीज़ों को अब इंटरलिंक करके न्यूज़पेपर से खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों ही वीडियोज़ को लगातार फॉलो कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियोज़ आपकी तैयारी में आपको हेल्प कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है ये है, देखिए, ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा। दरअसल हुआ क्या है, जो हमारी आयुष्मान भारत योजना थी इसके अंदर देखिए कुछ क्या है, जन कल्याण केंद्र खोले गए थे, स्वास्थ्य और जन कल्याण केंद्र। अब इन सेंटर्स पर जो ये टेली कंसल्टेशन की एक सुविधा होती है इसको जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अच्छा, टेली कंसल्टेशन क्या होता है? आप किसी दूर दराज के इलाके में बैठे हुए हैं, वहाँ से आपको किसी बीमारी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर ओपिनियन लेना है, किसी स्पेशलिस्ट से लेना है, तो ये या तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, बार बार जाना संभव नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली अपने सारे जो हेल्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। डॉक्टर वहाँ पर देख लेगा और फिर डॉक्टर जो है आपको किसी चीज़ के बारे में जो है जानकारी दे देगा, आपको एक ओपिनियन दे देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रीटमेंट है उसको किस दिशा में ले जाना है और क्या करना है। सेकंड ओपिनियन भी कई बार हम कुछ डिजीज़ की लेना चाहते हैं तो ये भी आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए, इसी के लिए ये न्यूज़ है कि देश में जो 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र थे उन पर टेली कंसल्टेशन जो सुविधा थी वो 16 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई है। इससे क्या होगा, दूर दराज के जो गाँव हैं वहाँ को विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञों से चिकित्सा सलाह जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, मैंने बोला ई संजीवनी यहाँ पर, तो ये ई संजीवनी क्या है? दरअसल भारत सरकार के द्वारा एक ऐप शुरू किया गया। इस ऐप पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको एक टोकन मिल जाता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है, फिर आपको एक वर्चुअली वेटिंग रूम अलॉट हो जाता है। यानी कि वहाँ पर दिखाता रहता है कि अभी कौन सा टोकन नंबर चल रहा है और आपका टोकन नंबर जैसे ही आता है तो डॉक्टर जो है आपके सामने आ जाते हैं। या तो आप चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं या वीडियो कॉल या फिर फ़ोन कॉल का ऑप्शन भी रहता है। इसके बाद डॉक्टर से आप जो है ओपीडी कंसल्टेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डॉक्टर विल शो, स्टेप नंबर 4 पे आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और साथ में आपको इंस्टेंट ई प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। जो भी डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ या जो भी सजेस्ट किया है उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है, ये ई संजीवनी के तहत होता है। एक तरीके से टेली मेडिसिन के विजन को साकार करने के लिए सरकार इसको लेकर आई है। इसके अलावा देखिए, जो कोविड का टाइम था उसमें इस ई संजीवनी ऐप ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया था। अब यहाँ पर देखिए, टेलीमेडिसिन सेवाएं बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए 3.74 जो लाख कॉमन सर्विस सेंटर है इसके साथ ई संजीवनी एप्लीकेशन को क्या है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। ई संजीवनी मैंने आपको बता दिया ओपीडी डॉक्टर की परामर्श उपलब्ध कराती है और इसको राष्ट्रीय दूर संचार सेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आप अगर समझ गए हैं तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत करेगा मिस्र को गेहूं की आपूर्ति। देखिए अभी हुआ क्या है, यूक्रेन और रूस की जो ये एक प्रॉब्लम चल रही है, इसके बाद दुनिया में गेहूं का जो सबसे बड़ा आयातक देश है जो कि मिस्र है, वो अब भारत से जो है गेहूं को आयात करेगा और इसके लिए उसने जो है मंजूरी दे दी है। दरअसल पहले क्या था कि काफ़ी टाइम से भारत चाह रहा था कि मिस्र को जो है हम अपना वीट एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन ये चीज़ अटकी पड़ी थी। अब कुछ जांच परख करने के बाद, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये मंजूरी भारत को मिल गई है। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि रूस और यूक्रेन से आपूर्ति बाधित होने के बाद भारत मिस्र को गेहूं का निर्यात करेगा। 16 अप्रैल को ये AIR न्यूज़ पर कवर हुआ था टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि भारत करीब कितना 10 लाख टन गेहूं जो है इसकी आपूर्ति करेगा और जिसमें से अप्रैल में करीब 2,40,000 टन गेहूं की आपूर्ति की जाएगी। डाटा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। मुख्य बात क्या है, देखिए करनाल बंट रोग से जो है भारत का गेहूं संक्रमित हो रहा था। ये जो करनाल बंट रोग है, देखिए इसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई गई, ये पूरा गेहूं का जो दाना है ना उसको खराब कर देता है, ब्लैक हो जाता है, सड़ जाता है। तो इस रोग की शिकायतों के बाद जो भारत में मिस्र के अधिकारी थे, उन्होंने कुछ सुविधाओं की जांच और क्षेत्र के दौर की कठोर प्रक्रिया के बाद इस निर्यात को मंजूरी देती है। यानी कि वो पहले अच्छी तरीके से जांच परख करेंगे, उसके बाद जो है आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हम गेहूं के निर्यात के बारे में कोई डाटा देखें तो अप्रैल से जनवरी 21-22 की अवधि में भारत का गेहूं निर्यात बढ़ा है और ये बढ़कर कितना हो गया है, $1.74 बिलियन हो गया है। जबकि बात करें 20-21 में तो ये करीब $240 मिलियन था। यानी कि अच्छा खासा वीट एक्सपोर्ट जो है अब हम कर रहे हैं। इस डाटा को आप कोट कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। आगे देखते हैं। देखिए 2020 में भारत से गेहूं आयात करने वाले टॉप 5 कंट्रीज कौन थी, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और यमन। ये तो हुई एक्सपोर्ट की बात। अब बात करते हैं कि भारत में गेहूं का उत्पादन ये कैसा हो रहा है। देखिए 2020 में वैश्विक गेहूं उत्पादन में भारत की जो भागीदारी थी वो लगभग 14.25% थी और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश जो है भारत था। इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ई-डार पोर्टल। देखिए न्यूज़ क्या है, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, मंत्रालय का नाम रखिएगा, इन्होंने ई-डार, जिसका नाम क्या है, ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक एक पोर्टल को जो है विकसित किया है। पिक्चर से आप देख पा रहे हैं कि जो एक्सीडेंट रिलेटेड घटनाएं होती है कहीं ना कहीं उसका संबंध इससे, यहाँ पर देखिए द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, ई-डार पोर्टल टू स्पीड अप एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम। यानी कि जब एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके बाद जो उनको कंपनसेशन के लिए क्लेम किया जाता है वो क्लेम कितने सही है या गलत है और उनमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, इस चीज़ के लिए ये ई-डार पोर्टल देखिए आया है। इसकी वजह से क्या होगा, जो पुलिस है, साथ में जो रोड अथॉरिटीज़ है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको एज ऑफ एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा कोई अगर फेक क्लेम होता है जो कि कंपनसेशन के लिए क्लेम कर रहा है, उसको भी ये पहचान पाएगा, क्योंकि देखिए जो व्हीकल इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये सर्च कर लेगा, डेट ऑफ एक्सीडेंट ये सर्च कर लेगा और साथ में जो FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का जो नंबर होता है वो भी एक्सेस कर लेगा। देखिए इस पोर्टल को, ई-डार जो पोर्टल है, दरअसल इसको बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स के साथ लिंक किया जाएगा, जैसे वाहन पोर्टल। तो अगर किसी व्हीकल के बारे में आपको जानकारी निकालनी है तो वाहन पोर्टल से ये इन्फॉर्मेशन उठा के उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन उसका मालिक है, ये सारी चीज़ें पता लगा लेगा। इसके अलावा एक्सीडेंट की फ़ोटो, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उसकी वीडियो, जो डैमेज व्हीकल है, साथ में जो विक्टिम है, आई विटनेसेस है, उन सब की जानकारी भी जो है इमीडिएटली इस पोर्टल पर दर्ज करा दी जाएगी। तो किसी भी एक्सीडेंट की सारी जानकारियाँ इस पोर्टल पर रजिस्टर रहेंगी। तो पुलिस हो या रोड अथॉरिटीज़ हो या हॉस्पिटल्स हो या इंश्योरेंस वाले हों, उन सब को अब क्लेम्स को लेकर काफ़ी क्लियरिटी जो है रहेगी। तो इस चीज़ के लिए पोर्टल है, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए क्या है, सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। दरअसल ये जियो टैगिंग करेगा उस स्पॉट की जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो जो कोई भी ऑफिसर वहाँ पर जा रहा है उसको लोकेशन पता चल जाएगी, साथ में उसको जो है उस स्पॉट से अपनी दूरी का भी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, मुआवजे के दावों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगा ताकि पीड़ित परिवारों को क्या है, राहत मिल सके। इसके लाभ क्या होंगे, एकीकृत डाटाबेस बन जाएगा हमारे पास, फर्जी दावों से निपट सकेंगे हम। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लिंकेज हो जाएगा। और कौन से दुर्घटना हॉट स्पॉट है, कहाँ पर बार बार एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी देखने को मिल रही है, ताकि वहाँ पर और ज़्यादा बेहतर चीज़ों को किया जा सके, इसकी भी देखिए पहचान हो जाएगी। अगर सड़क दुर्घटना के मामले में वैश्विक सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट की बात माने तो ये कहा गया है कि सड़क दुर्घटना के कारण वैश्विक स्तर पर 1.3 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है, और जिसमें से 11% दुर्घटना अकेले भारत में होती है। भारत में रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको कभी अलग से आप प्रिपेयर कीजिएगा, इस तरह का डाटा वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ये टॉपिक था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूएनडीपी ने जलवायु कार्रवाई के लिए देखिए काम किया है। इसमें क्या हुआ है, यूएनडीपी ने एक अनुदान की घोषणा की है, समझते हैं। देखिए जो हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कार्यक्रम है और एक और है जिसका नाम है अडाप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस AIM, इनमें जो भागीदार थे उन लोगों के द्वारा 19 देशों के 22 जो है लोकल इनोवेटर्स थे, उनके लिए जलवायु कार्रवाई फंडिंग में $2.2 मिलियन की जो है घोषणा की गई है, और जिसमें भारत भी शामिल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूएनडीपी ने अनाउंस किया है 2.2 मिलियन इन क्लाइमेट एक्शन ग्रांट फॉर इनोवेटर्स। ये तो हो गया, यानी कि स्थानीय स्तर पर जो ऐसे लोग हैं जो कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, क्लाइमेट को लेकर कुछ काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, फंड लेने के लिए यूएनडीपी ने ये जो स्टेप है लिया है। किसकी भागीदारी में लिया है, AIM के साथ मिलकर लिया है। अब देखिए इतना तो हम समझ गए, अब AIM क्या है इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल AIM को एक पार्टनरशिप में डेवलप किया गया था, किस किस के बीच में, UNDP, ICCAD, द अडेप्टेशन फंड, यूरोपियन यूनियन, द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, द ग्लोबल रेजिलियंस पार्टनरशिप इन क्लाइमेट। ठीक है, इन सारी संस्थाओं ने मिलकर इसको जो है अडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस बनाया। अब देखिए जलवायु से कैसे निपटना है, ये ग्रास रूट लेवल पर, स्थानीय लेवल पर लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय विशेषताओं से वो अवगत होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह की चीज़ें पहले होती थी और अब किस तरह की चीज़ें जो है बदल रही है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो कुछ इनोवेशन करते हैं। तो वो जो लोग हैं जो लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके पास आइडियाज़ तो हैं बट फंडिंग नहीं है। तो इस फंडिंग और आइडिया के गैप को पूरा करने के लिए ही यूएनडीपी ने देखिए ये जो है ग्रांट जो है अनाउंस किया है। इसका मतलब ये है कि जो अडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस है, ये क्या करता है कि लोकल कम्युनिटीज़ और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी जो लोकल नॉलेज और जो आइडियाज़ होते हैं उसको जो है साकार करने में हेल्प करता है। साथ में उनको टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स की जो ज़रूरत होती है, आइडिया तो उनके पास है बट उनके पास टेक्निक नहीं है उसको करने की, टेक्नोलॉजी की उनके पास कमी है, उसकी भी ज़रूरत जो है पूरा करता है। और ये सारा का सारा चीज़ें किस चीज़ के इर्द गिर्द काम करता है, क्लाइमेट चेंज के इर्द गिर्द। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो AIM है, ठीक है, ये बहुत सारे जो मैंने आपको बताई थी संस्थाएं उनकी पार्टनरशिप से मिलकर बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो लोकल लेवल पर लोग काम कर रहे हैं उनकी ये हेल्प करता है, फाइनेंस भी करता है और उनको जो है टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड कराता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो अनुदान प्राप्त करने वाले देश हैं उनमें से 7 अफ्रीका से हैं, 11 जो है एशिया से हैं और 4 जो है कैरेबियन और लैटिन अमेरिका से है। उसके बाद देखिए अनुकूलन नवाचार बाजार यानी कि जो अडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस है, ये देखिए क्या करता है, लॉन्च किए गए सभी नए फंडिंग एप्लीकेशन के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। मैंने आपको समझा दिया। और ये AIM है क्या, ये एक रणनीतिक मंच है जो गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, युवा इनोवेटर्स, महिलाएं और स्थानीय कर्त पर अनुकूलन को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए जो है हेल्प करता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है। देखिए इस रिपोर्ट ने क्या कहा है, रिपोर्ट ने ये कहा है कि 2022
2022 में 263 मिलियन लोग जो है गरीबी में चले जाएंगे। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कोविड-19 की वजह से, रशिया यूक्रेन की वजह से जो खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ी है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगी लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेलने में। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 250 बिलियन पीपल फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2022 एज द रिच गेट्स रिचर। ऑक्सफैम ने कहा है अमीर जहाँ और अमीर होते जा रहे हैं, वहीं इतने मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। इसके बाद क्या बताया गया है, 2022 में कोविड-19, खाद्य कीमतों में वृद्धि और असमानता, ये सब मिलकर 263 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल सकती है। इसका परिणाम ये होगा दुनिया भर में टोटल 860 मिलियन लोग प्रतिदिन $2 से भी कम पर जो है अपना गुजारा करेंगे। $1.90 से भी कम पर जो है अपना गुजारा करेंगे। उन्होंने देखिए कुछ योजनाएं सुझाई गई हैं क्या करना चाहिए भाई। एक तो आप जो है कैश ट्रांसफ़र करो लोगों को, इसके अलावा क्या है आप उनको फूड वगैरह में हेल्प करो। वर्ल्ड बैंक से भी उन्होंने कहा है कि जो कमज़ोर देश हैं, ठीक है, उनको आप जो है ऋण माफ़ी कुछ टाइम के लिए कर दो। इस तरह के जो है उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु। ये देखिए न्यूज़ में हाल ही में नासा का जो हब्बल स्पेस था उसके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि विशाल बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु दरअसल जो खगोलविदों द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा एक बर्फीला धूमकेतु है। ठीक है, क्या है, अब तक का देखा गया सबसे बड़ा बर्फीला एक धूमकेतु है। इस बात की जो है पुष्टि की गई है। अब देखिए नवंबर 2010 में इसको पहली बार खोजा गया था, तब से लगातार इसका जो है अध्ययन किया जा रहा है। इस धूमकेतु जो है 1 लाख से अधिक सालों से क्या है सूर्य की ओर ये गतिशील है और माना जाता है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उल्ट क्लाउड धूमकेतु के जो बादल है उससे हुई है। अब देखिए हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो 1990 में नासा के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। उसके बाद दिसंबर 2021 में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को जो है लॉन्च किया गया है और जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक दूरी तक देखने के लिए बनाया गया था और इसको कहा जाता है कि ये हब्बल टेलीस्कोप का क्या है उत्तराधिकारी भी है। तो हब्बल का भी आपको पता होना चाहिए और साथ में जो जेम्स वेब स्पेस वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पम्पकिन। देखिए पम्पकिन आपको बस इतना पता हो ये तितली है। दरअसल तमिलनाडु में पहली बार एक बहुत रेयर टाइप की जो तितली पम्पकिन है वो देखी गई है। इससे पहले देखिए बात करें तो भारत में करीब 1500 प्रजातियां हैं तितलियों की और तमिलनाडु में पाई जानी ये 321वीं प्रजाति है। आखिरी बार इसको 2007 में देखा गया था, इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। 2007 के बाद अब इसको देखा गया है। कहाँ मिलती है? भारत, म्यांमार, चीन और प्रायद्वीप में मलेशिया, थाईलैंड के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है। अगर भारत की बात की जाए तो पश्चिमी घाट के दक्षिण में जो अरिप्पा, शिदुर्नी, पेरियार टाइगर रिजर्व के जंगल है वहां पर पम्पकिन की उपस्थिति जो है दर्ज की गई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, भारत में सामान्य मानसून, आईएमडी ने ये कहा है। आज का हमारे लास्ट टॉपिक भी है। देखिए द हिंदू के फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ आई थी। ये आपको मानसून क्या है, अल नीनो का इफेक्ट क्या होता है, ये सब आपका स्टैटिक का पोर्शन है, वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड दिया गया था जिसका नाम था LPA, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, LRF, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घावधि का जो है पूर्वानुमान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या होता है। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। मानसून 2022, भारत में लगातार चौथे साल मानसून सामान्य रहने की संभावना व्यक्त की गई है और बारिश को लेकर आईएमडी ने जो है अभी से अलर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं कि देखिए ये जो दीर्घावधि औसत होता है ये क्या होता है। आईएमडी कहता है वर्षा का LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अंतराल में, जैसे किसी महीने में या मौसम में दर्ज की गई बारिश होती है। यानी कि किसी मौसम में या किसी एरिया में जब आप नोट करते हो कितनी बारिश हो रही है और इसकी गणना जब आप 30 साल 50 साल की औसत अवधि के दौरान करते हो तो जो है आपका एक दीर्घावधि औसत निकल कर आता है। इसी को LPA कहते हैं। ये कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी आपने मानसून की पढ़ाई की होगी इसको वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।